हेलो टू ऑल। विज्ञान एक्सप्रेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ खूबसूरत पंक्तियां आप लोगों के लिए। ज़िंदगी संवारने को तो ज़िंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां ज़िंदगी खड़ी है। मतलब कई लोग जो हैं वो या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर के सपने देखते हैं। अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए, लेकिन जो पल है, जो घड़ी है, जो लम्हा अभी आप के पास में है, उसको यदि हम संवार लें, राइट, तो सब कुछ है ना। तो ज़िंदगी संवारने को तो ज़िंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहाँ ज़िंदगी खड़ी है। तो हर एक लम्हे को जी लीजिए, ठीक है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो बेस्ड है इंटरफेस के ऊपर। सेल डिवीजन के अंदर एक फेज़ होता है, जो कोशिका विभाजन होता है उसमें एक फेज़ होता है जिसको बोलते हैं इंटरफेस। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि कोशिका विभाजन में एक अवस्था होती है और उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, अंतरावस्था कहते हैं। बस उसी अवस्था को आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। अंतरावस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेज फाउंड बिटवीन एम फेजेस, है ना, दो एम प्रावस्थाओं के बीच पाई जाने वाली अवस्था। ठीक है, क्या कहा मैंने? दो एम प्रावस्थाओं के बीच पाई जाने वाली अवस्था। दो एम प्रावस्थाओं के बीच में पाई जाने वाली प्रावस्था। तो एम प्रावस्था क्या ये है, तो G1 फिर S G2 और M, ये हमेशा याद रखना। तो दो एम स्टेजेस के बीच में, एम मतलब माइटोटिक फेज, और ये क्या चीज़ है, इंटरफेस। इंटरफेस बोले तो अंतरावस्था। तो कभी भी याद रखना, अंतरावस्था कहाँ पाई जाती है? दो एम फेजेस के बीच में, दो माइटोटिक डिविजन्स के बीच में पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा भाई? इंटरफेस। आंसर होगा इंटरफेस, अंतरावस्था। तो वह अवस्था जो दो एम फेजेस के बीच में पाई जाती है वो कौन सी है भाई? इंटरफेस है। नाउ वाई इंटरफेस इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज? मतलब कि अंतरावस्था को विश्राम अवस्था क्यों कहते हैं? विश्राम अवस्था क्यों कहते हैं, है ना। तो इंटरफेस को रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? तो रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इस स्टेज में न्यूक्लियस में कोई परिवर्तन नहीं आता। न्यूक्लियस में कोई परिवर्तन नहीं आता। न्यूक्लियस में कोई परिवर्तन नहीं आता। वह क्या कहा मैंने? क्योंकि इस स्टेज में न्यूक्लियस में कोई परिवर्तन नहीं आता, वह सेल डिवाइड नहीं करती है। इस फेज में तो तैयारी कर रही है ना, सेल डिवाइड नहीं करती है। तो सेल डिवाइड नहीं कर रही है इस स्टेज के अंदर। सेल तो डिवाइड करेगी अगली स्टेज के अंदर, माइटोटिक फेज के अंदर या एम फेज के अंदर। तो अंतरावस्था को विश्राम अवस्था क्यों कहा है? क्योंकि इस स्टेज में न्यूक्लियस में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, as there is no change seen in nucleus as well as cell does not divide in this phase। इस फेज के अंदर सेल ने डिवाइड किया ही नहीं है ना। तो ये जो इंटरफेस स्टेज है वो कैसी स्टेज है? इंटरफेस स्टेज कैसी फेज है भाई? रेस्टिंग फेज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, मतलब कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं, है ना, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के दो फेजेस है बेटा, भूलना नहीं है। एक तो है इंटरफेस और एक होता है एम फेज, राइट, मतलब माइटोटिक फेज। दो फेज होते हैं, एक तो होता है अंतरावस्था, ठीक है।
तो इंटरफेस के ये जो इंटरफेस है इसमें 3 सब स्टेजेस होती है, G1, S और G2। और जैसे ये 3 स्टेजेस पूरी होती है तो सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई रेस्टिंग फेज, ये तो रेस्टिंग फेज हो गया इसका। और ये जो हो गई बेटा, ये क्या है, एक्टिव डिवाइडिंग फेज है, एक्टिव डिवाइडिंग फेज, सक्रिय रूप से विभाजन करने वाली व्यवस्था, सक्रिय रूप से विभाजन करने वाली प्रावस्था, करने वाली प्रावस्था, सक्रिय रूप से विभाजन करने वाली प्रावस्था। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन यीस्ट, यीस्ट में कोशिका चक्र का काल, यीस्ट में कोशिका चक्र का काल, कि भाई यीस्ट के अंदर कोशिका चक्र का काल कितना होता है, मतलब कोशिका कितनी देर में डिवाइड करती है, तो 30 मिनट्स, ये 90 मिनट्स। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन यीस्ट, मतलब यीस्ट की कोशिका हर 90 मिनट में डिवाइड करती है। वापस से बोल रहा हूँ, यीस्ट की कोशिका हर 90 मिनट में डिवाइड करती है ना, डिवाइड 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 वंस इन एवरी 90 मिनट, हर एक 90 मिनट के अंदर, हर 90 मिनट के अंदर वो सेल जो होती है वो क्या करती है, डिवाइड करती है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ह्यूमंस, मानवों में देखिए सेल साइकिल का ड्यूरेशन एक जैसा नहीं रहता भाई, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है। तो मानवों में कोशिका चक्र का काल है ना, तो वो क्या होता है, मानवों के अंदर कोशिका चक्र का काल कितना होता है भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, 24 आवर्स। मतलब मानव में कोशिका 24 घंटे में एक बार विभाजित होती है। बात समझ में आ रही है, मतलब ह्यूमन सेल डिवाइड्स वंस इन 24 आवर्स, ह्यूमन सेल डिवाइड्स वंस इन 24 आवर्स, वंस इन 24 आवर्स। ठीक है, नाउ हु डिवाइडेड इंटरफेस इनटू 2 सब स्टेजेस, 3 सब स्टेजेस। किन वैज्ञानिकों ने अंतरावस्था को 3 उपप्रावस्थाओं में बांट दिया। ठीक है, किन वैज्ञानिकों ने अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में बांट दिया। अब ये तो आप सभी जानते हो कि जैसे ये इंटरफेस होती है, इंटरफेस तो इतना तो आप सभी जानते हैं कि इंटरफेस के अंदर 3 स्टेजेस होती है, एक होती है G1, एक होती है S और एक होती है G2, G1, S और G2। तो ये किसने बताया था, तो याद रखना ये सबसे पहले जिन वैज्ञानिकों ने बताया था वो थे होवर्ड एंड पेल्क नामक वैज्ञानिकों ने तो ये बताया था, होवर्ड और पेल्क नामक वैज्ञानिकों ने तो ये बताया था कि भाई इंटरफेस के अंदर 3 सब स्टेजेस होती है, G1, S और G2। नेक्स्ट, अब नेम पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। अब आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये M होता है और ये G1, S, G2 और M, 2 M के बीच में क्या होती है, 2 M स्टेजेस के बीच में क्या होती है, इंटरफेस होती है। ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है ना। अब G1 का मतलब क्या होता है, गैप वन। S का मतलब होता है सिंथेसिस और G2 का मतलब होता है गैप 2। ठीक है, तो पोस्ट माइटोटिक फेज मतलब M के बाद कौन सी स्टेज आती है, नेम द पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। पोस्ट माइटोटिक गैप फेज मतलब पश्च समसूत्री
राइट, पश्च समसूत्री विभाजन के बाद की गैप प्रावस्था, ठीक है ना, मतलब पश्च समसूत्री विभाजन के बाद की गैप प्रावस्था है ना, पश्च समसूत्री विभाजन के बाद की अवस्था। तो पश्च समसूत्री विभाजन इसके बाद तो ये आएगी ना, तो जीवन। अरे भाई, माइटोसिस के बाद में कौन आएगी? जीवन स्टेज आएगी ना, तो जीवन सब स्टेज, जीवन। और नेम द प्री माइटोटिक गैप फेज, मतलब पूर्व समसूत्री विभाजन, राइट। ये क्या था? पश्च समसूत्री विभाजन के बाद की प्रावस्था। नेम प्री माइटोटिक गैप फेज, मतलब पूर्व समसूत्री, है ना, मतलब नेम प्री माइटोटिक गैप फेज कहने का मतलब है वह अवस्था, अंतरावस्था की वह अवस्था, अंतरावस्था की वह अवस्था जो किसके पहले होती है? नेम जो माइटोसिस के पहले होती है, मतलब समसूत्री विभाजन के पहले होती है, समसूत्री विभाजन के पहले होती है। यहाँ पर क्या था? पश्च समसूत्री विभाजन के बाद की गैप प्रावस्था, मतलब यहाँ पर माइटोटिक स्टेज के बाद की जो स्टेज थी वो कौन थी? वो पूछा था पोस्ट माइटोटिक फेज। अब यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, ये देखो भाई, अब वो पूछ रहा है अंतरावस्था की व्यवस्था जो समसूत्री विभाजन के पहले की होती है। तो पहले की अवस्था तो ये है ना बेटा, पहले की तो अवस्था G2 है, तो प्री माइटोटिक फेज वो कौन सा होगा? G2। प्री माइटोटिक फेज जो है वो कैसा है? G2 है। और पोस्ट माइटोटिक जो फेज है, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, वो जीवन है। और प्री माइटोटिक गैप फेज जो है वो माइटोसिस के पहले की जो गैप स्टेज है वो कौन सी है? G2 है। माइटोसिस के बाद की जो गैप स्टेज है वो कौन सी है? जीवन है। भूलना नहीं है, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। इन विच फेज डीएनए रेप्लिकेशन अकर, मतलब अंतरावस्था के कौन सी प्रावस्था में डीएनए प्रतिकृतियन होता है? डीएनए प्रतिकृतियन होता है। क्या कहा मैंने? अंतरावस्था की कौन सी प्रावस्था में डीएनए प्रतिकृतियन होता है? तो आप सब जानते हो कि इंटरफेस के अंदर 3 स्टेजेस होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटरफेस के अंदर 3 स्टेजेस होती है, G1, S और G2। यदि पूछे कि डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए की कॉपी कहाँ बनती है, तो S फेज के अंदर। S फेज को हम क्या बोलते हैं? संश्लेषी प्रावस्था, यानी कि सिंथेसिस फेज, ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग S फेज? तो देखो, क्या S प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन आता है? क्या कहा मैंने? क्या S प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन आता है? इज देयर एनी चेंज इन क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग S फेज? इज देयर एनी चेंज इन क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग S फेज? तो आंसर क्या होगा? नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, मतलब गुणसूत्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। गुणसूत्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, है ना। यदि इनिशियल डीएनए 2C है तो उसके बाद में क्या रहेगा? वो 2C ही रहेगा, है ना। यदि इनिशियल डीएनए जो है वो 2C है, राइट। मान लीजिए कि जीवन के अंदर यदि वो 2C था, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है वो डबल हो जाएगा, राइट। वो 2C है तो 2C ही रहेगा। गुणसूत्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देयर इज़ नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग S फेज। हाँ, ये जरूर है कि आपको याद रखना है, डीएनए डबल हो जाता है।
डीएनए डबल हो जाता है। डीएनए जरूर डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। आर यू गेटिंग? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि वो क्रोमोसोम नंबर जो है वो मान लीजिए कि 2n है, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 2n है, तो वो क्या रहेगा? 2n ही रहेगा, उसके अंदर कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। देयर विल बी नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट, इन विच स्टेज हिस्टोन सिंथेसिस अकर? कौन सी प्रावस्था में, कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो आंसर याद रखना कि एस स्टेज, एस प्रावस्था में डीएनए का तो रेप्लिकेशन होता ही है। यहाँ पर क्रोमोसोम में तो कोई चेंज नहीं हुआ है लेकिन डीएनए डबल हो जाता है और साथ के साथ एस स्टेज में हिस्टोन प्रोटीन भी क्या हो जाते हैं? सिंथेसिस हो जाते हैं। तो याद रखना, यहाँ पर लिख देते हैं हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। कौन से हैं भाई? बेसिक प्रोटीन्स होते हैं ये। नाउ द सेल्स इन विच फेज डू नॉट डिवाइड, द सेल्स इन विच फेज डू नॉट डिवाइड, कौन सी प्रावस्था में कोशिका विभाजित नहीं होती? आप सब जानते हो कि सेल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। तो इंटरफेज तो रेस्टिंग फेज है, उसमें कभी भी सेल डिवाइड नहीं करती, सेल डिवाइड करती है एम फेज में। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? द सेल्स इन विच फेज डू नॉट डिवाइड, द सेल्स इन विच फेज डू नॉट डिवाइड। तो वो फेज जो है वो याद रखना इंटरफेज है, इंटरफेज है वो। अंतरावस्था। सेंट्रियोल सेल्फ डुप्लीकेट ड्यूरिंग विच फेज? कौन सी प्रावस्था में तारक केंद्र सेल्फ डुप्लीकेट होते हैं? सेल्फ डुप्लीकेट मतलब अपनी कॉपी बनाते हैं, सेल्फ डुप्लीकेट होते हैं, है ना? वो कौन सी स्टेज है जिसमें कि सेंट्रियोल तारक केंद्र भी डुप्लीकेट होता है? तो याद रखना कि जो एस फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और साथ के साथ जो सेंट्रियोल होता है वो भी क्या हो जाता है? दैट इज डुप्लीकेट हो जाता है। तो सेंट्रियोल सेल्फ डुप्लीकेट ड्यूरिंग विच फेज? तो याद रखना एस फेज। एस प्रावस्था में तारक केंद्र का सेल्फ डुप्लीकेशन हो जाता है, तारक केंद्र का सेल्फ डुप्लीकेशन हो जाता है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रावस्था। अब आप इतना तो सभी जानते हैं कि इंटरफेज जो होता है, इंटरफेज उसके अंदर 3 फेजेस होते हैं, G1, S और G2। तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज आपको ये बताना है कि इंटरफेज में भी सबसे लंबा कौन है। तो हालांकि ये बताना मुश्किल है क्योंकि अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा गया है। यदि ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप कहोगे G1 फेज। क्या कहा? अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रावस्था, राइट? क्या कहा है मैंने? जो इंटरफेज है उसमें G1, S और G2 स्टेज होती है, उनमें सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो वो G0 स्टेज है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज G0 फेज? G0 प्रावस्था क्या है? प्रावस्था क्या है? इस स्टेज में सेल G1 स्टेज से बाहर निकल जाती है, in this stage cell come out of G1 stage, मतलब एग्जिट
जीवन स्टेज। जीवन स्टेज को क्या कर देती है, एग्जिट कर देती है। इस स्टेज में सेल जीवन स्टेज से बाहर निकल जाती है, मतलब इन दिस स्टेज सेल कम आउट ऑफ द जीवन स्टेज, मतलब आगे डिवाइड ही नहीं करेगी, जीवन से एस में जाएगी नहीं, जीवन से एस में जाएगी नहीं, जीवन से बाहर निकल जाती है, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वीसेंट सेंटर। क्वीसेंट सेंटर है ना, मतलब G0 प्रावस्था को, राइट, या इसको हम क्वीसेंट फेज भी कहते हैं। क्वीसेंट फेज, इसको हम क्या कह देते हैं, क्वीसेंट फेज प्रावस्था को शांत प्रावस्था कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, G0 फेज के अंदर भी सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, और यदि इन सेल्स को बाहर से प्रोवोक किया जाए, सिग्नल दिया जाए, तो ये सेल भी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। व्हेन द सेल टेक्स डिसीजन टू डिवाइड, कोशिका विभाजित होने का निर्णय कब लेती है, कोशिका विभाजित होने का निर्णय कब लेती है, तो निर्णय जो है वो G1 सब स्टेज में ले लेती है। G1 उपप्रवस्था, जो इंटरफेस की सबसे पहली स्टेज है G1 सब स्टेज जो होती है, उसमें कोशिका विभाजित होने का क्या कर लेती है, निर्णय ले लेती है। तो G1 सब स्टेज में कोशिका विभाजित होने का निर्णय लेती है। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल, ठीक है ना, मतलब कोशिका चक्र, संपूर्ण कोशिका चक्र का सबसे लंबा काल किसका होता है, लंबा काल किसका होता है, क्या कहा मैंने, संपूर्ण कोशिका चक्र का सबसे लंबा काल किसका होता है, तो वो तो एक ही का है, दैट इज इंटरफेस या अंतरावस्था। 95% ड्यूरेशन केवल अंतरावस्था में लग जाता है। मतलब सेल साइकिल मान लीजिए ह्यूमन बींग्स के अंदर 24 घंटे में सेल एक बार डिवाइड हो रही है, तो 24 घंटे में से 23 घंटे तो केवल किस में लग जाएंगे, इंटरफेस के अंदर ही निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद में केवल बचा हुआ जो 1 घंटा है उसमें सेल डिवाइड करती है। तो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल वो कौन सा इंटरफेस है, क्योंकि ये भी तो देखो ना, इसके अंदर G1, S, G2 3 स्टेजेस है। व्हेन इज ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड, ट्यूबुलिन प्रोटीन कब संश्लेषित होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन कब संश्लेषित होता है, तो भाई ट्यूबुलिन प्रोटीन जो संश्लेषित होता है, वो जब संश्लेषित होता है वो कब है, तो G2 फेज। और ट्यूबुलिन प्रोटीन वो तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है, फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। ट्यूबुलिन प्रोटीन तर्कु तंतु बनाते हैं, तर्कु तंतु बनाती है, क्लियर। और यहाँ पर देख लीजिए, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ इंटरफेस एक्चुअल प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन अकर, मतलब अंतरावस्था की कौन सी प्रावस्था में कोशिका विभाजन की वास्तविक तैयारी होती है। क्या कहा मैंने,
अंतरावस्था की कौन सी प्रावस्था में कोशिका विभाजन की वास्तविक तैयारी होती है। तो जिस तरीके से एग्ज़ाम के ठीक पहले ये जैसे होती है ना अपनी जीवन, ये स्टेजेस है ना, G1, S, G2 और M। तो आप जैसे एग्ज़ाम के ठीक पहले जो है वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हो ना एग्ज़ाम देने के लिए, वैसे ही सेल जो होती है, राइट, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ इंटरफेस एक्चुअल प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन अकर। वास्तविक तैयारी कब होती है? तो एग्ज़ाम के ठीक पहले होती है। सेल का एग्ज़ाम क्या है? M है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? G2 फेज़, क्योंकि M में तो वो डिवाइड करेगी, तो G2 में ही तो अपने आप को क्या करेगी? प्रिपेयर करेगी। When RNA and proteins are synthesized in interphase, अंतरावस्था में RNA व प्रोटीन का संश्लेषण कब होता है? RNA और प्रोटीन का संश्लेषण कब होता है? तो याद रखना RNA और प्रोटीन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और इनका संश्लेषण G1 एंड G2 में होता है। G1 एंड G2 फेजेस में होता है, ठीक है। इनका जो निर्माण है वो किस में होता है? G1 और G2 फेज के अंदर होता है। RNA और प्रोटीन जो कि सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेटा ये जो वीडियो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि सेल डिवीजन की जो इंटरफेज स्टेज है उसके ऊपर था। इंटरफेज के अंदर सेल डिवाइड तो नहीं हो रही है, लेकिन यूँ तो रेस्टिंग फेज में है, लेकिन यूँ देखें तो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव स्टेज के अंदर है। क्लियर? तो इस तरीके के ऊपर जितने भी जो क्वेश्चंस बन सकते थे इंटरफेस के ऊपर, वो मैंने यहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस में करवाए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर भी पूछे जाते हैं, तो वीडियोस को ज़रूर फोकस करके और इनको देखिए। आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।